हम लोग शुरू करेंगे असेसमेंट एंड इवेल्युएशन फॉर लर्निंग। तो लर्निंग छोड़ दीजिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मूल्यांकन यानी असेसमेंट और दूसरा आकलन यानी इवेल्युएशन। ठीक है, दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है। देखिएगा, दोनों शिक्षा की प्रक्रिया है, यानी शिक्षण के दौरान आपको ध्यान रखना है, आप सभी को दो पहलुओं से होकर गुजरना पड़ता है, दो प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, और वो है पहला मूल्यांकन और दूसरा आकलन। कौन पहले कौन बाद, कौन किसके लिए, यह दोनों कंफ्यूज आपको करता रहता है। तो चलिए, आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग दोनों की परिभाषा की बात करें तो मूल्यांकन यानी असेसमेंट, यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें यह देखा जाता है कि विद्यार्थी ने क्या और कितना सीखा। उसी तरह से हम लोग डेफिनेशन अगर आकलन की बात करेंगे, इवैल्यूएशन की बात करेंगे, तो यह एक निर्णायक प्रक्रिया है, यानी निर्णय अब होगा अंत में। बिल्कुल याद रखना, यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी यह अधिगम के दौरान होगा, और यह निर्णायक प्रक्रिया है, दैट मीन्स यह अंत में होगा। बोले कोई दिक्कत है? निर्णय तो अंत में होता है ना, हार या जीत का, इसीलिए ध्यान रखना है। तो जो यह तय करती है कि शिक्षण के उद्देश्य में हम सफल हुए या नहीं हुए, तो अंत वाली बातें हो गई। तो दोनों में पहले आप जान लीजिए, ये असेसमेंट जो है यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है, बीच बीच में भी होता रहेगा, और इवैल्यूएशन जो है जिसको हिंदी में आकलन कहेंगे, वह अंत में एक निर्णायक प्रक्रिया है। दोनों बातें समझ गए? यानी आपका जो टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट कहेंगे, ऑरल टेस्ट कहेंगे, वीकली टेस्ट कहेंगे, मंथली टेस्ट कहेंगे, और एक होता है अंत में फाइनल एग्जाम। तो ध्यान रखना है, यही दोनों प्रक्रिया जो है, एक शुरू में बहुत सारा टेस्ट और एक लास्ट में आपका निर्णायक एग्जाम। ये दोनों के लिए दो वर्ड यूज होता है, एक होता है असेसमेंट और दूसरा होता है क्या? इवैल्यूएशन। दोनों आपको समझ में आ गया? इसका मतलब उद्देश्य की बात अगर हम करें तो मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने को सुधारना है। पहले तो मूल्यांकन आएगा तो उसको असेसमेंट कहिएगा। यह बीच बीच में होने वाली प्रक्रिया है जो क्या करता है, तो पढ़ाई के आपके शिक्षण के अधिगम को क्या करता है, वह सुधारने के लिए किया जाता है। एक बार चेक कीजिएगा, हमें लग रहा है लैग हो रहा है, स्लो। आकलन का उद्देश्य निर्णय लेने हेतु होता है, छात्र ने कितना कुछ सीखा वो आपको यहाँ पर आकलन यानी इवैल्यूएशन के बेसिस पे आप जजमेंट दे देते हैं अबाउट लर्निंग आउटकम्स, यानी क्या परिणाम निकला उसे इवैल्यूएशन से चेक करेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए प्रक्रिया की बात करते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि असेसमेंट जो है वह आमतौर पर शिक्षण के दौरान होगा। सही बात है, पढ़ते पढ़ते हम बोलो सोनू क्या सीखा, कमेंट करो क्या हुआ, ये सभी क्या है? ये असेसमेंट है जिसको मूल्यांकन कहा जाता है। और आकलन यानी आपको शिक्षण के अंत में एक एग्जाम के तहत जब हम आपका मूल्यांकन करेंगे तो वह मूल्यांकन आकलन में बदल जाएगा। बोलिए, अभी तक कोई शब्दों के माया जाल में आप फंस तो नहीं रहे हैं? हम आपको एक बात समझा देते हैं, टीचर हम लोगों के साथ क्या खेल खेलते हैं, आपसे बीच बीच में प्रश्न पूछते हैं और लास्ट में आपसे एक फाइनल एग्जाम लेते हैं। इस दौरान जितना भी आपको क्वेश्चन पूछना, यूनिट टेस्ट देना, वीकली टेस्ट देना, बीच में खड़े करके पूछना, ये सभी आपका मूल्यांकन कहलाता है। और फाइनल एग्जाम जो आपका निर्णय होगा कि आप कितना पानी में हैं, यह हमारा क्या कहलाएगा, तो इसको आकलन कहेंगे। बिल्कुल आपको अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी आपको अब समझ में आ गया कि ये अंत में होगा और ये दौरान होगा। बोलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब तो आप इसे एकदम समझ गए होंगे, शब्द के माया जाल में बिल्कुल ना पड़े। मूल्यांकन के लिए आपको असेसमेंट याद रखना है और आकलन के लिए आपको इवोल्यूशन याद रखना है। अब चलते हैं, यानी मूल्यांकन की प्रक्रिया उन्मुख यानी प्रोसेस ओरिएंटेड होता है,
यानी यह एक प्रक्रिया जो बीच बीच में चलते रहता है। और आकलन जो है वह रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, यानी परिणाम उन्मुख हो। बिल्कुल, कोई दिक्कत है? ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग इसके प्रकार की बात करें तो मूल्यांकन जो कि आपके बीच बीच में चलते रहता है, यह फॉर्मेटिव भी होता है और समेटिव भी होता है, जबकि आकलन जो है सिर्फ और सिर्फ समेटिव होता है। आप कहेंगे कि ये फॉर्मेटिव और समेटिव ही तो हमें नहीं आता है, तो बता देते हैं हम फॉर्मेटिव और समेटिव क्या होता है। देखिए, आपके लिए एक स्लाइड लाए हैं जहां पर हम समेटिव को समझाएंगे। समेटिव का हिंदी होता है सारांशात्मक, या फिर इसी को कहा जाता है अधिगम का लर्निंग। जब अधिगम का लर्निंग हो जाए, अधिगम का लर्निंग नहीं, अधिगम का मूल्यांकन, तो इसे समेटिव असेसमेंट कहेंगे, यानी सारांशात्मक मूल्यांकन कहेंगे। इसमें इकाई या किसी सत्र या पाठ्यक्रम के अंत में इसे संपादित करते हैं। यानी फॉर्मेटिव और समेटिव में अगर हम समेटिव की बात करें तो इसे इकाई या सत्र या पाठ्यक्रम के अंत होने पर जो हम लोग मूल्यांकन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, वह हमारा समेटिव असेसमेंट कहलाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि छात्र की अधिगम उपलब्धियों का मूल्यांकन करना और उसे किसी मानक या अपेक्षा के आधार पर ग्रेड या रैंक देना। ठीक है, अधिगम के मूल्यांकन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग के रूप में हम लोग समेटिव असेसमेंट को देखते हैं। जैसे कि फाइनल एग्जाम लिए, रिपोर्ट बनाए, टर्म के एंड में एक टेस्ट ले लिए, बोर्ड एग्जाम आप देते हैं, यह सभी आपको असेसमेंट में समेटिव असेसमेंट कहलाता है। ओवरऑल हम लोग यह जान पा रहे हैं कि समेटिव असेसमेंट क्या होता है। सबसे पहले जो हम आपको यहां पर बताए, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये जो हम मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, यह जो है मूल्यांकन वो फॉर्मेटिव भी होगा, यानी बीच बीच में भी होगा, और इसको हम लोग अंत में भी कर सकते हैं, इसीलिए समेटिव भी होगा। यानी समेटिव मतलब क्या हो गया बताइएगा? तो समेटिव मतलब अंत, यानी हम लोग जब फाइनल सबमिट करते हैं तो समेटिव यानी 100 से सबमिट करना, यानी अंत में हम लोग सबमिट करते हैं। और यह फॉर्मेटिव यानी आप शुरू करते हैं फॉर्मल तरीके से, यानी यह बीच बीच में भी हो सकता है मूल्यांकन और अंत में भी हो सकता है। लेकिन जब हम लोग आकलन की बात करेंगे, यानी जब हम लोग इवैल्यूएशन की बात करेंगे, तो क्या होगा? यह सिर्फ अंत में होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ ये समेटिव होता है। अब आपको एकदम अच्छे से ये बातें समझ में आ गया होगा। बोलिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। अब आपको जो हम फॉर्मेटिव और समेटिव यहां बता रहे हैं, आप देख लीजिए। तो बीच बीच में करने वाले को मूल्यांकन यानी असेसमेंट करते हैं, लेकिन यह दोनों रूप में होता है, फॉर्मेटिव और समेटिव भी होता है। क्या एग्जाम के दौरान हम बच्चे का बीच में कोई टेस्ट नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। यानी मूल्यांकन की प्रक्रिया बीच बीच में के साथ साथ अंत में भी होता है, लेकिन आकलन सिर्फ और सिर्फ समेटिव 100 से सबमिट करना, यानी समेटिव बोले तो अंत में ही सिर्फ होगा। बोलिए, अब कोई कंफ्यूजन है? यस और नो? जल्दी से बोलिएगा, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, ये दो बातें आप अच्छे से समझ चुके हो। तो ये बात एकदम समझ में आ गया कि समेटिव जो है वह अंत में भी हो सकता है। किसी इकाई के अंत में हुआ, किसी के सत्र के अंत में हो गया, कोई पाठ्यक्रम के अंत में भी हो सकता है। यानी यह बीच बीच के साथ साथ अंत अंत की बात यहां करेगा। बिल्कुल समझ में। लेकिन हम लोग अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक मूल्यांकन, जिसको अधिगम के लिए बात समझिएगा, यहां अधिगम का था, का बोले तो समेटिव, के लिए बोले तो फॉर्मेटिव, दो बातें। यानी जब रचनात्मक मूल्यांकन की प्रक्रिया होगा तो याद रखना है, शिक्षण के दौरान किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिव होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य सीखने को बेहतर बनाना, छात्रों के क्षमता में सुधार करना और सुधार के क्षेत्र को पहचानना। जैसे हम लोग बच्चों से फीडबैक लेते हैं कि आज का क्लास कैसा लगा, ये बीच में ही हम आपसे पूछ दिए, इसका मतलब ये फॉर्मेटिव हो गया।
अधिगम के लिए मूल्यांकन, यानी जब के लिए की बात हो तो आप उसे फॉर्मेटिव समझेंगे। जैसे कि आप डेली क्लास में क्वेश्चनिंग करते हैं, कक्षा में प्रश्न पूछ देते हैं, होमवर्क देते हैं, उसके साथ आप एक फीडबैक के लिए होमवर्क दे देते हैं, पीर असेसमेंट यानी सहपाठी से कुछ पूछताछ कर लेते हैं, ऑरल डिस्कशन यानी मौखिक चर्चा कर लेते हैं। यानी यह शुद्ध रूप से बीच बीच की बात होगी और यह बीच के साथ अंत की बात करेगा। एस यानी सबमिट कर देंगे, फाइनल। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप ये बातें समझ में आ गया होगा आपको। देखिए, ये आकलन जो है यानी इवैल्यूएशन जो है वह अंत में होगा और अंत में हम लोग सबमिट करेंगे यानी समेटिव करेंगे। और ये जो मूल्यांकन है वो बीच बीच में करेंगे और फॉर्मेटिव को बीच बीच वाला बात बोलेंगे। देखिए ना, समेटिव को अंत वाला और समेटिव को हम अंत वाला भी बात कहेंगे, यानी ये दोनों जब एक साथ आएगा तो मूल्यांकन कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। बोलिए, हम बार बार जो एक ही बात बोल के समझा रहे हैं, अब तो क्लियर हो गया होगा कंफ्यूजन? बोलिए, अब कोई बात हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। क्या कंफ्यूजन क्लियर हुआ? यस और नो? चलिएगा, यानी उदाहरण हम लोग देखते हैं। मूल्यांकन यानी असेसमेंट। सबसे पहले तो मूल्यांकन का इंग्लिश ही भुला जाते हैं, आकलन का इंग्लिश ही भुला जाते हैं। तो मूल्यांकन याद रखिएगा, मो से मूल्यांकन और मां याद रखिएगा, मो से मूल्यांकन और ओ यानी आकलन, दोनों में कंफ्यूजन होता है। देखिएगा, ये मो है और इंग्लिश में ए है और ये आ है, इंग्लिश में ई है। देखिए, एकदम भूलिएगा नहीं, नहीं तो एक नंबर आपके हाथ से चला जाएगा। ठीक है, पहले तो इंग्लिश यार, मूल्यांकन के लिए असेसमेंट है, आकलन के लिए इवैल्यूएशन। हम तो एक ही बात आपको कहेंगे, क्या कहेंगे? तो इंग्लिश याद कर, असेसमेंट और इवैल्यूएशन। बीच बीच में यानी पहले अल्फाबेट में ए आता है और ये बाद में ई आता है, इसलिए ए वाला शुरू में और ई वाला इंड बोले तो अंत में। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी जब हम लोग क्विज, वर्कशीट, ऑरल टेस्ट, प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे देते हैं तो यह हमारा असेसमेंट हो जाता है और आकलन मतलब वार्षिक परीक्षा, ग्रेड देना, रिपोर्ट कार्ड तैयार करना इत्यादि इत्यादि। अब हम कुछ नहीं बोलेगा, हम बोलेगा तो बोलेगी कि बोलता है बहुत, इसलिए अब नहीं बोलेगा। ठीक है, चलिएगा, डेटा के प्रकार की हम बात करें, यानी इस तरह के डेटा में मूल्यांकन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यह एक गुणात्मक है। गुणात्मक मतलब समझते हैं, यह क्वालिटी को बताता है, क्वालिटी यानी यह गुण को बताता है, बिल्कुल ध्यान रखना है। और यह मात्रा को भी बतलाता है, यानी क्वांटिटी को भी बतलाता है, कितना कितना, 2, 4, 5, जिसको हम लोग नंबर से डिनोट करते हैं, और गुण यानी जिसको हम लोग भाव से डिनोट करते हैं। ये दोनों बातें मूल्यांकन में आता है, जो लंबी प्रक्रिया है, और आकलन तो बाद में होगा। इसका मतलब यहाँ पर आपको 100 में अगर 90 आ गया तो घर ही, अब वरना आपको घर के बदले आपको बाहर झोपड़िया में कुत्ते के साथ बैठाया। याद रखना है, यह मात्रात्मक आंकड़ों पर आधारित होता है। इसमें आपको क्वालिटी नहीं क्वांटिटी होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 बिल्कुल समझ में आ गया होगा। उद्देश्य की बात अब समझ में आ गया। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को फीडबैक देना और उसमें सुधार करना। और आकलन जो अंत में होता है, अंत बोले तो ई से इंड और इवैल्यूएशन, या निर्णय लेने में कारगर सिद्ध होता है। देखिएगा, ओवरऑल आप समझ चुके हैं, मूल्यांकन यानी असेसमेंट सहायक प्रक्रिया है, कैसे हम सुधारे इस पर जोर देता है। और आकलन यानी इंड की प्रक्रिया है या निर्णायक प्रक्रिया है। कैसा रहा परिणाम बेटा? रात भर तो पढ़ा, लेकिन एग्जाम में 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन छोड़ के आया, खाक पड़ा। पढ़े हम जिंदगी भर अच्छे से बिना कोई डिस्टरबेंस कर रहे, लेकिन रह गए बेरोजगार। दैट इज कॉल्ड आकलन। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। यानी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे सीखने के मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के रूप में मूल्यांकन। यानी असेसमेंट इंग्लिश में ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। आपको 3 शब्द जो परेशान करेगा वो बिल्कुल ध्यान में रखना है। सर आप उदास लग रहे हैं,
सीखने के मूल्यांकन की बात करेंगे, यानी यहां पर सीखने के कहें या का कहें, ऑफ मतलब का की बात करेंगे। ठीक है, पहले हम ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए, अधिगम मूल्यांकन शिक्षकों को परिणामों और मान्यताओं के आधार पर जब उपलब्धि की बात हो तो उस उपलब्धि का आकलन करने के लिए जब छात्रों के अधिगम के साक्ष्यों का उपयोग करना होता है तो उसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहा जाता है। सोच के देखिए, सोचिएगा, इससे एक क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है। असेसमेंट का या के लर्निंग यानी ऑफ की बात अगर करेंगे तो याद रखना है, जब कोई टीचर शिक्षक किसी परिणाम और मानकों के आधार पर उसके उपलब्धि का आकलन कर रहा होता है तो विद्यार्थी के द्वारा प्रस्तुत जो भी साक्ष्य होता है, बच्चा 2 जोड़ 2 अंत में 5 लिख देता है और उसको मिलता है एक लड्डू जो जिंदगी भर चाटने के लिए वो मजबूर हो जाता है। तो ध्यान रखना है, यह साक्ष्य मिल गया, ये बातें आपको सिखाता है कि वह सीखने के आकलन, यानी आपको ध्यान रखना है सीखने का मूल्यांकन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग बन गया। इसे कभी भी योगात्मक मूल्यांकन भी कह देंगे क्योंकि यह आपको साक्ष्य प्रस्तुत करता है, इसीलिए इसको हम लोग समेटिव कह देंगे। यानी योगात्मक हिंदी में योग को इंग्लिश में सम कहते हैं, इसीलिए ध्यान में रखना है सीखने के आकलन, यानी आपको ऑफ की बात हो तो ऑफ के लिए समेटिव वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी यह आमतौर पर शिक्षक कार्य के दौरान यानी किसी इकाई सत्र सेमेस्टर के अंत में होता है। इसका उपयोग छात्रों को रैंक देने के लिए जब अंत में करेंगे तो हम लोग रैंक देंगे, ग्रेड देने के लिए जब करेंगे तो वह कहलाएगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्यों? क्योंकि यहां हम एविडेंस यानी उसका कॉपी चेक करके हम लोग उसको रैंक दे रहे हैं और ग्रेड दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए। इसकी प्रभावशालीता, कार्य, इसकी वैधता, विश्वसनीयता और महत्व पर निर्भर करता है। यह बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। हम लोग अब बात कर लेते हैं के लिए का, यानी जहां पर फॉर की बात। सबसे पहले आप एक बात नोट कर लिए होंगे कि ऑफ जो है जिसको का के रूप में जानते हैं, यह अंत में होता है और यह योगात्मक होता है और इसको इंग्लिश में समेटिव कहेंगे। ये बातें ऑफ के लिए नोट कर लीजिए। ये जब आप याद रखेंगे तब हम लोग अब बात करेंगे फॉर का। तो अब इससे कंपेयर करते हुए इस बात को आप समझ सकते हैं। सीखने के लिए जब मूल्यांकन करेंगे तो शिक्षक छात्रों के ज्ञान, उसकी समझ और कौशल के साक्ष्य का उपयोग करेगा, यानी यह एक रचनात्मक मूल्यांकन होगा, यानी यह फॉर्मेटिव कहलाने। यानी अब ये बात से आप इसको कंपेयर करें, जब इस ऑफ के बदले फॉर आ गया तो ये समेटिव हट गया और फॉर्मेटिव सट गया। कोई दिक्कत? स्पष्ट हो गया। शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया के दौरान ये चलता रहेगा, क्योंकि फॉर्मेटिव है तो यह बीच बीच की बात हो। इसका उद्देश्य छात्रों में समझ को स्पष्ट करना और भविष्य के लिए योजना बनाना, यानी बीच बीच में जो हम डाउट पूछते हैं या बताते हैं, ये फॉर्मेटिव की बात होती है। आपको अब समझ में आ गया। यानी अब आप समझ चुके हैं ऑफ को और आप समझ चुके हैं फॉर को। ऑफ के लिए अगर हम बात करें तो याद रखना है ये अंत में होता है, और फॉर की बात करें तो यह बीच बीच में होता है। जो अंत में होता है वो उसको सबमिट करते हैं, यानी समेटिव कहेंगे, हिंदी में योगात्मक कहेंगे, और बीच बीच वाले को हम लोग फॉर्मेटिव कहेंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया। दो बातें आप जान चुके हैं। तो तीसरी बातें अब के रूप में पर भी बात कर लेंगे, जिसको एज कहेंगे, यानी हम लोग यहां पर तीसरी बात भी समझेंगे जिसे एज के रूप में जानेंगे। क्या है? यह तब होता है जब छात्र स्वयं एक मूल्यांकन करता हो जाता है, जब बच्चा अपने से ही घर में सेल्फ टेस्ट देता है, तब उसे
के रूप में यानी एज के रूप में हम लोग कंसीडर, वे स्वयं अपने सीखने का निगरानी करते हैं। वह खुद से ही जब प्रश्न पूछते हैं और निर्णय लेते हैं कि बाबा रे बाबा, अभी तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया लेकिन बन नहीं रहा है, मास्टर कूटे, इससे पहले हम क्या करेंगे? तो याद रखिएगा, एज के रूप में यानी सेल्फ टेस्ट से हम जल्दी से प्रैक्टिस कर लेंगे। छात्र यह तय करते हैं कि वह अपने आप में क्या जानते हैं, वह अपने से ही कहता है कि हम क्या कर सकते हैं और आगे क्या सीखना है, समझना है, पूछना है, यह सभी बातें एज के रूप में देखा जाएगा। यानी सेल्फ की बातें अगर करेगा तो याद रखना है, यानी आत्म मूल्यांकन की बात हो जाएगा, खुद से वो फीडबैक लेकर सीखने की प्रक्रिया के दिशा में एक कदम बढ़ा दे, तो ध्यान में रखना है वह हमारा एज कहलाएगा। यानी एज जो है वह सेल्फ से शुरू होता है, वह खुद ही खुद अपना मूल्यांकन करेगा, सेल्फ से बोले तो सेल्फ टेस्ट करेगा। तो ये तीन बातें अब आपको बोलिए, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा, कोई कंफ्यूजन है? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये बातें आप स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं, यानी अब हम लोग कंपेयर और भी अच्छे अंदाज में करेंगे। हमने आपको लिख लिख कर भी समझा दिया और अब आप इसे और अच्छे से समझिए। आकलन के प्रकार की बात करें, जहां असेसमेंट के 3 प्रकार हमने बताया, एक है ऑफ यानी जिसको समेटिव कहेंगे, एक है फॉर जिसको फॉर्मेटिव कहेंगे, एक है एज, इसको हम लोग रचनात्मक कहेंगे। रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव दोनों को यहां पर मिक्स किया जाता है। यही बातें तो हम यहां पर समझा रहे थे। बोले कोई दिक्कत है? समेटिव के लिए ऑफ, फॉर्मेटिव के लिए फॉर। ठीक है, याद रखिएगा इसमें, यानी आपको जब ऑफ की बात करेंगे तो टीचर का काम होगा, फॉर की बात करेंगे तो टीचर और पीर यानी सहपाठी की भी बातें होंगी, और एज में हम बता दिए सेल्फ की बात होंगे, यानी स्टूडेंट खुद ही अपना मूल्यांकन करेगा या दोस्त को बोलेगा बेटा पूछ तो थोड़ा सा, अब बेटा बोला दोनों में मार हो गया। ध्यान कब कब होगा ये सब, तो ध्यान रखना है आपको। हमने कहा समेटिव यानी सबमिट करने के टाइम, यानी यह समाप्ति पर, एंड में। फॉर्मेटिव बीच बीच में बोले तो ऑन गोइंग यानी निरंतर, और एज तो निरंतर चिंतन के साथ जब मन करे आपका दिमाग रिफ्लेक्ट किया और आप लग गए पढ़ाई में। उद्देश्य की बात करें तो ऑफ से सबमिट होता है फाइनल, बोले तो सिर्फ रैंकिंग और रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए यूज होगा। फॉर बीच बीच में है तो सीखने को हम सुधार सकते हैं। अगर हमारा हाफ ईयरली में कम नंबर आया तो हम बचे हुए 6 महीने में ज्यादा मेहनत करके हम इसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन क्या आप ऑफ वाले में यानी समेटिव में अब तो मार्कशीट आने वाला है, तेरा कुछ नहीं हो सकता है। और एज मतलब सीखने को समझते हैं, उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें किस पर जोर दिया जाता है तो ध्यान रखना है, ऑफ में रैंक दिया यानी स्कोर देंगे, ग्रेडिंग देंगे, प्रतियोगिता कराएंगे, और फॉर में प्रतिक्रिया यानी फीडबैक, समर्थन यानी उसको सपोर्ट मिलेगा। कोई योजना बनाना हो तो प्लानिंग करेंगे, याद रखना है। और एज मतलब आपके दिलो दिमाग में एक चिंतन आया कि हमको अंदर से प्रेरणा आया और हम खुद का ही मूल्यांकन करने के लिए 4 क्वेश्चन लेकर बैठ गए टेस्ट देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ चुके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बेहतरीन क्लास को आप आसानी से समझ चुके होंगे, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रहा होगा। बोलिए कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। अब इस पर हम लोग एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए। कल का एक क्वेश्चन में काफी आपको डाउटफुल रह गए थे और थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था सभी बच्चों को, और वो हमारा टॉपिक था, ये देखिए ये कमेंट आया कि सर इसे थोड़ा सा क्लियर किया जाए, क्या इसमें आपको डाउट है। कल क्वेश्चन था हमारा माइक्रो टीचिंग। सबसे पहले तो आप थ्योरी का क्लास अगर देख लेंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हमने आपको कल बताया एक्सप्लेनेशन में कि माइक्रो टीचिंग का जो टाइम पीरियड होता है वह 5 से 10 मिनट होता है, बिल्कुल सही है। माइक्रो टीचिंग में हम लोग जब बात किए, क्या ध्यान रखना, ये मैक्रो होगा, यहां मैक्रो की बात करेंगे हम लोग।
तो मैक्रो में हमने आपको बताया कि 40 मिनट होगा, लेकिन हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया कि 40 मिनट से ज्यादा कई घंटे तक चलता है, उसे मैक्रो टीचिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई बिहार एसटी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण तैयारी। ज्वाइन रास एजुकेशन का पेड कोर्स, जिसमें मिलेगा कॉन्सेप्ट के साथ पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट्स, और सबसे बड़ी बात, जिस कोर्स की कीमत है 1999 रुपये, वो अभी मिल रहा है सिर्फ 499 रुपये में। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 499 रुपये। तो देर मत कीजिए, अभी रास एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और ज्वाइन करें हमारा पैड कोर्स।